नमस्ते बच्चों। कल हम माखनलाल चतुर्वेदी की कविता कैदी और कोकिला पढ़ रहे थे। तो हमने शुरू की थी वो, जिसमें हमने देखा था कि कवि माखनलाल चतुर्वेदी हैं, वो देशभक्त कवि तो थे ही, साथ ही वो एक स्वाधीनता संग्राम में भाग लेने वाले क्रांतिकारी भी थे। और जेल में वो थे, तो जेल में वो उन्हें रात्रि के समय कोयल की जो कूक सुनाई पड़ती है, तो उसमें वो कोयल से बातें कर रहे थे और कोयल से वो कह रहे थे जो जेल में क्रांतिकारियों को जो पीड़ा दी जाती थी, तो उनकी बातें वो कर रहे थे। जैसे ऊंची काली दीवारों के घेरे में हमने पढ़ा था कि हे सखी हे कोयल, हमें यहाँ पर एक काल कोठरी, ऊंची ऊंची दीवारों की काल कोठरी में कैद कर रखा है। डाकू चोरों बटमारों के डेरे में ये एक ऐसा स्थान है जहाँ पर डाकू चोर और लुटेरों को रखा जाता है। जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। हमें यहाँ पर भरपेट भोजन नहीं मिलता है, जिससे ना तो हमारे प्राण जा रहे हैं और ना हम ढंग से जी पा रहे हैं और ना मर पा रहे हैं। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। वो कह रहे हैं कि हमारे जीवन पर ब्रिटिश पहरेदारों का बहुत ही कड़ा पहरा लगा हुआ है। जो ये ब्रिटिश शासन है, ऐसा लग रहा है कि एक अंधकारमयी शासन है। तम का मतलब बच्चों मैंने बताया था कल आपको, अंधकार। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, हे सखी हमारी इन यातनाओं को देखकर, हे कोयल हमारी इन यातनाओं को देखकर चंद्रमा भी है वो अस्त हो गया है और अब सिर्फ काली रात हमारे हिस्से में आई है। अब सारी रातें काली हैं। अर्थात यहाँ पर क्या था कि देश है वो गुलाम था, तो रोशनी तो आज़ादी में मिलती है, तो आज़ादी तो है नहीं हमारे पास। और क्रांतिकारी जो स्वाधीनता आंदोलन चला रहे थे, तो उनको क्या कर दिया गया था, कैद कर लिया गया था। तो वो कह रहे हैं कि हिमकर, हिमकर का मतलब है यहाँ पर चंद्रमा। तो चंद्रमा भी निराश करके चला गया, हमारी यातनाएं वो देख नहीं पाया और अब हमारी रातें सारी काली हैं। इस समय काली माँ मई जगी क्यों आली, हे सखी ऐसी अंधकारपूर्ण रात में तुम क्यों जाग रही हो। यहाँ तक हम पढ़ चुके थे बच्चों। इससे आगे देखो, क्यों हूक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो क्या लूटा। क्यों हूक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो क्या लूटा। कवि माखनलाल चतुर्वेदी हैं, वो एक क्रांतिकारी होने के नाते जेल में तो थे ही। तो वो कोयल जब रात्रि को बोल रही, तो वो कह रहे हैं कि क्यों हूक पड़ी, कि हे कोयल जब रात्रि के इस प्रहर में सारा संसार सो रहा है। क्यों हूक पड़ी का मतलब क्या है कि जब रात्रि के समय सारा संसार सो रहा है, तो तू ऐसी वेदना के स्वर में क्यों बोल रही है, इतने दुखपूर्ण स्वर में हे सखी हे कोयल तू क्यों बोल रही है। क्यों हूक पड़ी, यानी हुकना कूकना, दर्द भरी आवाज। हुक क्या है कि दर्द भरी आवाज। तो कवि माखनलाल चतुर्वेदी कह रहे हैं कि हे सखी जब सारा संसार सो रहा है, तो तू इस दर्द भरी आवाज में रात्रि में क्यों जाग रही है, क्यों बोल रही है। वेदना बोझ वाली सी, यानी बोझपूर्ण वेदना। तू कौन सी वेदना अपने मन में छुपाए हुए है जिसको तू प्रकट करना चाह रही है। कौन सी वेदना, कौन सा दर्द तेरे मन में छिपा हुआ है जिसे तू दुख भरे स्वर में रात्रि के समय बोल रही है। तू तो एक मृदुल वैभव की रखवाली करने वाली सी है। अर्थात कोयल स्वतंत्र है, मधुरता उसके स्वर में होती है। तो कवि ने कहा कि तुम मृदुल वैभव की एक रखवाली करने वाली है। क्या लूटा, तो तेरे खजाने से क्या लूट गया, क्या लूटा। कोकिल बोलो तो क्या लूटा। क्या लूटा का मतलब है कि तुम्हारे तो मृदुल वैभव का, एक मृदुल वैभव की रखवाली करने वाली सी है। तो हे सखी तुम्हारा क्या लूट गया, तुम्हारे खजाने से क्या लूट गया है, तो तू रात्रि के समय चीख रही है। क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, हे सखी तू रात्रि के इस प्रहर में जब सारा संसार सो रहा है, तो तू दर्द भरे स्वर में, तुम्हें किस बात का दर्द है कि तू इस दर्द भरे स्वर में रात्रि के इस प्रहर में
दर्दपूर्ण आवाज में गा रही है, बोल रही है, तू मर्दुल वैभव की रखवाली करने वाली सी है, तो तुम्हारे खजाने से क्या लूट गया है। अब बच्चों आगे देखो, देखो अब मर्दुल वैभव की रखवाली सी कोकिल बोलो तो, तुम मर्दुल वैभव की रखवाली करने वाली हो। पीछे की पंक्ति में देखा क्या लूटा, तो तुम्हारे खजाने से हे सखी हे कोयल क्या लूट गया है कोकिल बोलो तो। तुम हमें बोलकर स्पष्ट रूप से बताओ कि तुम्हारा क्या लूट चुका है। क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी। अब कवि कह रहे हैं कि हे सखी, जब सारा संसार सो रहा है कोयल, जब सारा संसार सो रहा है, तो तू अर्धरात्रि के समय दर्दपूर्ण आवाज में क्यों गा रही है। तो मर्दुल वैभव, मधुर वैभव की रखवाली करने वाली सी है, की रखवाली करती है, अर्थात कोयल है, उसकी आवाज मधुर होती है बच्चों। दूसरा, वो स्वतंत्र जीवन यापन करती है। तो कवि कह रहा है कि तू तो मर्दुल वैभव की रखवाली करने वाली है, तुम्हारे खजाने से क्या लूट गया है जो तू अर्धरात्रि को बोल रही है। हे कोकिल, हे कोयल, तुम हमें स्पष्ट रूप से बताओ, क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी। या फिर तू पगला गई है, या फिर तू पगला गई है जो अर्धरात्रि को, आधी रात को तू चीख रही है। हे कोयल, या फिर तू क्या पागल हो गई है, पगला गई है कि अर्धरात्रि के समय जब सब कुछ लोग सो रहे हैं, आधी रात को तू चीख रही है। कोकिल बोलो तो, हे कोयल, तुम हमें स्पष्ट रूप से बोलकर उत्तर दो। फिर है फिर देखो बच्चों आगे है, क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी। है कोयल, क्या तुम पागल हो गई हो जो आधी रात्रि के समय चीख रही हो। किस दावानल की ज्वालाएं हैं देखी कोकिल बोलो तो। दावानल, दावानल का मतलब बच्चों होता है जंगल की आग। जंगल की आग, दावानल का मतलब क्या होता है बच्चों, जंगल की आग। तो किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी है। तुम्हें क्या दावानल की कोई ज्वालाएं दिख गई हैं, क्या तुम्हें जंगल की आग की तरह। अब यहाँ पर कवि क्या कहना चाह रहा है बच्चों, कवि यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि क्या तूने स्वाधीनता के लिए हर भारतवासी के मन में अंग्रेजों को यहाँ से निकालने के लिए जो लगन है, जो चिंगारी है, वो क्रांति का बड़ा स्वरूप क्या तुमने देख लिया है, इसलिए उसका संदेश हमें देने के लिए तो अर्धरात्रि को चीख रही है। क्या लोग हैं, तूने क्रांति की जो आग है वो सब लोगों में फैल चुकी है, तो क्या ये बताने के लिए दावानल की आग जैसे जंगल की आग फैलती है, वैसे क्या क्रांति की आग लोगों के मन में फैल चुकी है ब्रिटिश सरकार के प्रति। समझ में आया ना, दावानल जंगल की आग। और यहां पर कवि इसका आशय क्या ले रहे हैं, क्रांति की जो आग है ब्रिटिश सरकार के प्रति, तो वो क्या लोगों में क्रांति की आग है वो फैल चुकी है। तो क्या तुम उसका संदेश हमें सुनाना चाह रही हो। क्या तुमने लोगों के मन में क्रांति की ज्वालाएं फूटते हुए देख ली है, क्या उसका संदेश हमें देना चाह रही हो कोकिल बोलो तो।
हे कोयल, तुम स्पष्ट रूप से बोलकर हमें बताओ कि तुम अर्धरात्रि को क्यों बोल रही हो, कारण क्या। ये अनुमान कवि है वो लगा रहे हैं। क्या तुमने लोगों के मन में क्रांति की ज्वालाएं देख ली हैं, क्रांति की लपटें, लहर, क्रांति की लहर जो है वो देख ली है लोगों के मन में, क्या उसका संदेश तुम हमें देना चाह रही हो। अब आगे देखो बच्चों, अब आगे यहां पर कवि अपनी विवशता प्रकट करते हुए क्या कह रहे हैं, क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियां क्यों, ये है ब्रिटिश राज का गहना। कोल्हू का चरक चूं जीवन की तान, गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान। हूं मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूं ब्रिटिश अकड़ का कुआं। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही है आली। तो देखो अब यहां पर इन पंक्तियों में कवि जो ब्रिटिश सरकार थी वो भारतीय जो क्रांतिकारी को कैदी बना रखा था, उनसे जेल में किस किस प्रकार के कार्य करवाती थी ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश शासन है वो जो भारतीय क्रांतिकारी जेल में थे तो उनसे किस किस प्रकार के कार्य करवा रही है, वो कवि यहां पर दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। तो वो क्या करें, क्या देख नहीं सकती जंजीरों का गहना, कि तू पीछे कहा ना कि किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी, कोकिल बोलो तो, हे कोयल तुम्हें किस दावानल की, क्या क्रांति की लहर लोगों के मन में फूटते हुए तुमने देख ली, क्या उसकी सूचना देख रही हो। तो वो कह रहे हैं क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हे सखी हम यहाँ पर कैदी हैं, जंजीरों में जकड़े हुए हैं, बंधे हुए हैं, ब्रिटिश सरकार ने हमें जंजीरों में बांध रखा है, अर्थात कैदी को जिन सांकल से बांधा जाता है, जंजीरों से बांध दिया जाता है, उनकी यहाँ पर कवि बात कर रहा है। तो वो कह रहे हैं क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, कि हमें ब्रिटिश सरकार ने जंजीरों से बांध रखा है, यानी हमें कैद कर रखा है। अब यहाँ पर बच्चों प्रश्न ये है कि गहना क्यों कहा, जंजीरें जो होती हैं वो कैदी को लगती हैं, तो यहाँ पर कवि ने उन जंजीरों को, जो कैदी को जंजीरें डाली जाती हैं, सांकल से बांध के रखा जाता है, तो उनको कवि ने यहाँ पर गहना क्यों कहा है। आभूषण, आभूषण तो शरीर की शोभा बढ़ाते हैं, गहने का मतलब क्या होता है, आभूषण होते हैं, आभूषण तो शरीर की शोभा बढ़ाते हैं, स्त्रियां उनको धारण करती हैं, तो वो गहना है। तो यहां पर कवि ने जंजीरों को गहना क्यों कह दिया। तो देखो बच्चों बात यह है कि कवि और अन्य क्रांतिकारी जो जेल में थे तो वो देश के लिए स्वाधीनता संग्राम का भाग ले रहे थे, और वो अपने देश को आजादी दिलाने के लिए जेल में गए थे। तो ऐसे में क्रांतिकारियों के लिए वो एक गहने के समान था, क्योंकि वो अपने देश के लिए लड़ रहे थे, अपने देश के लिए आगे बढ़ रहे थे, तो उनके लिए वो जंजीरें किसके समान थी, गहने की, क्योंकि वो शोभा बढ़ा रही थी कि वो कुछ कर रहे हैं, उन्होंने गलत नहीं किया था। गलत जो कर रही है वो ब्रिटिश शासन कर रहा है, ब्रिटिश सरकार कर रही है, अंग्रेज कर रहे हैं, उन्होंने कोई गलत नहीं किया, क्योंकि वो तो अपने देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे। तो वो जंजीरें भी उन्हें कैसे लगती हैं, आभूषणों के समान लगती हैं। हथकड़ियां क्यों, ये ब्रिटिश राज का गहना। अब जो जंजीरें डाली जाती हैं, हथकड़ियां डालकर कैदी को रखा जाता है, तो कवि कह रहा है कि उन्हें हथकड़ियां तो क्यों कहूं, उन्हें हथकड़ियां क्यों कहें, ये ब्रिटिश राज का गहना है, कि ब्रिटिश शासन ने हमें ये गहना दे रखा है जो हमने अपने हाथों में पैरों में पहन रखा है। तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा दिया गया एक गहना है, एक आभूषण है हमारे लिए, जो हमारी शोभा बढ़ा रहा है, क्योंकि जितने अत्याचार हम पर होंगे उतनी ही क्रांति की जो ज्वाला है लोगों के मन में फूटती चली जाएगी। तो ये ब्रिटिश सरकार द्वारा दिया गया गहना है। तो ध्यान में रखना है कि इसको कवि ने यहां पर उन जंजीरों को, हथकड़ियों को गहना क्यों कहा है। कोल्हू का चरक चूं जीवन की तान। अब कवि यहां पर आगे कह रहे हैं कोल्हू का चरक चूं, कि जो कैदी हैं क्रांतिकारी, उनसे ब्रिटिश सरकार है वो क्या करवाती है, कोल्हू खिंचवाती है उनसे। तो जो उसकी आवाज़ निकलती है, चरकचूं जो आवाज़ बताई है, वो आवाज़ ही हमारे लिए एक गाने के समान है, मधुर धुन के समान है, जिसमें हम अपनी मस्ती के साथ खोए रहते हैं और कोल्हू खींचते रहते हैं। गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान। और ब्रिटिश सरकार है वो उन क्रांतिकारियों से पत्थर तुड़वाने का कार्य करती हैं।
तो वो कह रहे हैं कि उन पत्थरों पर हमारी अंगुलियों से, हमारी अंगुलियां जो हैं उन पत्थरों पर गान लिख रही हैं, मधुर गीत लिख रही हैं। अर्थात वो बड़ी शिद्दत के साथ, बड़ी आसानी के साथ ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई यातनाओं को सहन कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि ऐसा करने से जो उनकी अंग्रेजों की जो अकड़ है वो धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। हूं मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, तो मोट का मतलब और जुआ, मोट तरस जो होता है वो एक किसी पशु की त्वचा से यानी खाल से बनाया जाता था, जिसमें कुएं से पानी खींचा जाता था। और जुआ क्या होता है, जैसे बैल वगैरह के हल जोतते हैं तो उनके गले के ऊपर जो लकड़ी लगाई जाती है उनको क्या कहते हैं, जुआ कहते हैं। तो कवि कह रहा है कि वो जो पशुओं के जो हल खींचते वक्त, गाड़ी जोतते समय जो लकड़ी उनके गले पे लगाई जाती है, कंधे पे रखी जाती है, वो हमारे पेट पर बांधकर मैं वो चरस है वो खींचता हूँ, पानी निकालते हैं, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। और ऐसा ये सब कार्य करके हम जो ब्रिटिश सरकार की जो अकड़ है उनके कुएं को हम खाली कर रहे हैं। अर्थात वो बड़ी आसानी के साथ उनकी यातनाओं को सहन कर रहे हैं, इस उम्मीद पर कि जितनी यातनाएं हमें मिलेंगी उतनी ही क्रांति है वो प्रखर होगी, तेज हो जाएगी। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए वो कोयल से कह रहे हैं कि हे सखी, दिन में ब्रिटिश शासन के द्वारा हमें इतनी यातनाएं दी जाती हैं तो उनसे दया की उम्मीद भी नहीं की जा सकती। ब्रिटिश शासन से दिन में हमें अनेक प्रकार की हमें यातनाएं मिलती हैं, तो दिन में तो उनसे किसी प्रकार की दया की कोई उम्मीद नहीं की जा सकती, इसलिए रात में गजब ढा रही है आली। इसलिए हे सखी, हे कोयल, तुम रात्रि के समय, ये रात्रि का समय चुना है वो बहुत ही अच्छा चुना है, क्योंकि इस समय तुम हमारे जो पीड़ा है, हमारे जो दिन के लगे घाव हैं, उन पर तुम मलहम का काम कर रही है, उन्हें तुम मिटाने का काम कर रही है, इसलिए तूने एक बहुत ही अच्छा समय चुना है। तो महत्वपूर्ण बात क्या हुई, एक तो प्रश्न ये बन गया कि यहाँ पर हथकड़ियाँ या जंजीरों को कवि ने गहना क्यों कहा। गहने का मतलब आभूषण होता है, तो उन्हें आभूषणों की तरह क्यों कहा, क्योंकि आभूषण तो शरीर की शोभा बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर हथकड़ियाँ तो वो दोषी को मिलती हैं, लेकिन ध्यान में रखना है कि कवि यहाँ पर जो क्रांतिकारी थे वो दोषी नहीं थे, वो अपनी देश की आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे थे, जो कि अंग्रेजों से सहन नहीं हो रही थी, ब्रिटिश सरकार से सहन नहीं हुई, और इसलिए उन्होंने उन्हें जेल में डाल दिया था। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, तो कवि अपनी यातनाएं बता रहे हैं ब्रिटिश शासन के द्वारा दी जाने वाली, कि तू देख नहीं सकती कि हमारे चारों ओर जंजीरों का कितना कड़ा कालकोठरी में कैद करके हमें, कालकोठरी में हमें कैद करके जंजीरों से, हथकड़ियों से हमें जकड़ा हुआ है, लेकिन हम उन्हें जंजीरें, हथकड़ियां नहीं समझ रहे हैं, गहने के समान समझ रहे हैं, आभूषणों के समान, क्योंकि ये एक हर क्रांतिकारी की, एक सच्चे देशभक्त की पहचान है, विशेषता है, शोभा बढ़ाती है उसकी। फिर वो बताते हैं कोल्हू का चरकचों जीवन की तान, हमें यहाँ पर हमसे कोल्हू खिंचवाया जाता है, कोल्हू की तरह यहाँ पर काम करवाया जाता है, और उसकी जो आवाज़ आती है वो हमारे लिए एक मधुर धुन के समान है। गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे निशान, ब्रिटिश सरकार हमसे पत्थर तुड़वाती है और उन पत्थरों पर हमारी अंगुलियां हैं, हम पत्थरों को तोड़कर गिट्टियां बनाते हैं और उन गिट्टियों पर हमारी अंगुलियों के निशान हैं, वो गीत लिखते रहते हैं, हमारी अंगुलियां उन पर गीत लिखती रहती हैं। मुंह मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, मैं कुएं से, चरस से अपने पेट पर जुआ लगाकर पानी को खींचता हूँ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। और ऐसे कार्य करके हम जो ब्रिटिश शासन की जो अकड़ है उनके कुएं को खाली करते जा रहे हैं, उनकी अकड़ को कमज़ोर करते जा रहे हैं, उनके घमंड को तोड़ते जा रहे हैं। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए हे सखी, तुम्हें पता है कि दिन के समय यदि तू बोलकर कोई फायदा नहीं है, तेरे इस मधुर गीत का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि दिन में ब्रिटिश सरकार से किसी प्रकार की दया की कोई उम्मीद नहीं की जा सकती, इसलिए रात में गजब ढा रही है। इसलिए सखी, हे कोयल, तू रात को बोलकर हमारे घावों पर मलहम लगा रही है।
फिर बच्चों आगे देखो, इस शांत समय में अंधकार को भेद रो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो चुपचाप मधुर विद्रोह है बीज, इस भांति बो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो। कि हे सखी, तो इस शांत समय में, रात्रि का समय क्या होता है, शांत होता है, रात्रि को शांत समय होता है, सारा माहौल सुनसान सा नजर आता है। तो कहते हैं कि इस शांत समय में, दिन के अंदर जो भागदौड़ रहती है, जो शोर रहता है, तो वो रात्रि के अंदर शांति सी छा जाती है, लोग सोए रहते हैं, मशीनें वगैरह बंद रहती हैं। तो कह रहे हैं कि इस शांत समय में अंधकार को भेद, हे सखी ये शांत समय में अंधकार को भेद रो रही क्यों हो, तुम इस शांत समय में इस अंधकार को भेदते हुए, रात्रि के समय जो अंधकार है उसको भेद कर, हे कोयल तुम रो क्यों रही हो, क्यों रो रही हो ऐसे, अर्थात इस दर्द भरी आवाज में तुम क्यों गा रही हो। देखो अब यहां पर एक अर्थ हम ये भी निकाल सकते हैं, इस शांत समय में अंधकार को भेद रो रही क्यों हो। ये शांत समय है, ब्रिटिश सरकार का हम पर राज चल रहा है, हम उनके गुलाम हैं, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार फैला हुआ है, क्योंकि ये ब्रिटिश सरकार शासन जो है पहली पंक्ति में आ चुका है कि शासन है अतम का प्रभाव गहरा है। ये पहली पंक्ति आ चुकी है कि ब्रिटिश शासन ऐसा है, अंधकारपूर्ण शासन है, वो एक अंधकारपूर्ण शासन के समान है। तो वो कह रहे हैं कि इस चारों ओर अंधकार फैला हुआ है, तो ऐसे में हे सखी तुम रोकर क्या कहना चाह रही हो, चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो। कि हे सखी तुम चुपचाप इस आवाज में गाकर ब्रिटिश सरकार के प्रति लोगों के मन में विद्रोह का बीज बोना चाह रही हो। क्या तुम इस अंधकार को चीर कर, अर्थात ब्रिटिश शासन के अंधकार को चीर कर, क्या तुम लोगों के मन में उनके प्रति विद्रोह का बीज बो रही हो। हे कोकिल तुम क्या कहना चाह रही हो, स्पष्टतया बताओ। हे कोयल तुम क्या कहना चाह रही हो, ये स्पष्टतया हमें बताओ। फिर अगला पेज देखिए बच्चों, आगे है काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली कमली काली, मेरी लोह श्रृंखला काली, पहरे की हुंकरती की ब्याली, किस पर है गाली ए आली। तो यहां पर बच्चों कवि क्या कहना चाह रहे हैं, एक तो यहां पर देखो, काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली कमली काली, मेरी लोह श्रृंखला काली, पहरे की हुंकरती की ब्याली, किस पर है गाली ए आली। अब यहां पर देखो बच्चों, महत्वपूर्ण बात यह कि काली शब्द बार बार आ रहा है, काली शब्द क्या आ रहा है, बार बार आ रहा है। तो बच्चों यहां पर क्या है, यमक अलंकार है। क्या है, कौन सा अलंकार है, यमक अलंकार। अब ये अलंकार क्यों है, क्योंकि यमक अलंकार की पहचान क्या होती है कि यमक अलंकार वहां पर होता है जब एक ही शब्द बार बार आए लेकिन उसका अर्थ प्रत्येक बार क्या हो, भिन्न हो। एक ही शब्द बार बार आए लेकिन उसका अर्थ प्रत्येक बार भिन्न हो, वहां पर क्या होता है, यमक अलंकार होता है। जैसे 3 बेर खाती थी, 3 बेर खाती थी, वह 3 बेर खाती है, 3 बेर खाती थी, वह 3 बेर खाती है। यमक अलंकार का उदाहरण है 3 बेर। अब यहाँ पर एक बेर का मतलब है 3 बेर फल, तो झाड़ी के लगते हैं ना, जिसको हम बोर बोलते हैं, तो एक बेर एक फल का नाम है, और नीचे है का मतलब है बार, यानी वो 3 फल खाती थी बेर के, और वो कितनी बार में खाती थी, 3 बार में खाती थी। बेर शब्द यहाँ पर बच्चों क्या है, 2 बार आया है, लेकिन अर्थ
उसका प्रत्येक बार क्या है, भिन्न है, अलग है। तो वैसे ही यहाँ पर काली शब्द बार बार आ रहा है, लेकिन काली अलग अलग अर्थों के लिए आ रहा है, क्योंकि काली तू किससे बात कर रहे हैं, कभी कोयल से, तो कभी कोयल से कह रहे हैं कि हे कोयल तू भी काली, रजनी भी काली। रजनी का मतलब रात, रात भी काली। शासन की करनी भी काली, और ब्रिटिश शासन ऐसा है कि उनकी करतूतें क्या हैं, वो भी काली हैं। काली लहर कल्पना काली, लोगों के मन में ब्रिटिश शासन के अन्यायपूर्ण अंधकारपूर्ण शासन के कारण लोगों के मन में एक काली लहर दौड़ गई है। लोगों की कल्पनाएं हैं वो भी काली हो चुकी हैं। मेरी कालकोठरी काली, और मेरी कालकोठरी है वो भी काली है, क्योंकि अंधेरा है उसमें भी। टोपी काली, कमली काली, मेरी टोपी का रंग भी काला है, और मेरी कंबल का, कमली का मतलब कंबल, उसका रंग भी क्या है, काला है। मेरी लोह श्रृंखला काली, जो मुझे हथकड़ियां लगाई गई हैं, लोहे की श्रृंखलाएं जो लगाई गई हैं, जंजीरें जो लगाई गई हैं, उनका रंग भी क्या है, काला है। यानी चारों तरफ काली मामयी रात हो रही है, अंधकारपूर्ण रात फैल रही है, कवि यहां पर यह कहना चाह रहे हैं। तो बच्चों यमक अलंकार ध्यान में रखना है, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, यमक अलंकार का कवि ने यहाँ पर बहुत ही सुंदर प्रयोग किया है, बार बार काली शब्द को लाकर। तो देखिए अब अर्थ देखिए इनका, काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली। कवि कोयल से कह रहे हैं कि हे कोयल तेरा रंग भी कैसा है, काला है। रजनी भी काली, और रजनी का मतलब यहां पर क्या है, रात है। रजनी का मतलब रात। तो हे कोयल तू भी काले रंग की है, तेरा रंग भी काला है, और ये रात भी क्या है, काली है। शासन की करनी भी काली, शासन, किस शासन की बात हो रही है यहां पर, ब्रिटिश शासन की। करनी, करतूतें, कार्य। तो हे सखी, जो ये ब्रिटिश शासन है उसकी करतूतें, उसके कारनामे भी काले ही हैं। काली लहर कल्पना काली, काली लहर, लोगों के मन में एक काली लहर, अंधकारपूर्ण लहर इस शासन के चलते दौड़ गई है, और कोट कल्पना भी लोगों की है वो भी क्या हो चुकी है, काली हो चुकी है। मेरी काल कोठरी काली, और मेरी काल कोठरी है वो भी क्या है, काली ही है। मेरी टोपी काली, मेरी टोपी और कंबल का रंग भी कैसा है, काला है। मेरी लोह श्रृंखला काली, और जो मुझे हथकड़ियां पहनाई गई हैं उनका रंग भी कैसा है, काला है। पैरे की हुंकरती की ब्याली, इस पर है गाली ए आली, और उसके ऊपर पहरेदार हैं, उनकी जो गर्जना है, हुंकार है, वो भी एक सांपिन की भांति जहरीली है। ब्याली का मतलब यहां पर सांपिन होता है। तो नागिन की तरह उन पहरेदारों की जो हुंकार है वो भी क्या है, काली है। इस पर है गाली ए आली, और उनके होठों पर हमेशा गालियां रहती हैं, वो हमेशा गालियां देते रहते हैं। तो ठीक है बच्चों, यहाँ तक अपना चैप्टर हो गया, इससे आगे का हम कल देखेंगे। धन्यवाद।